नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम सॉल्व करेंगे 24 जून 2019 का एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर। दोस्तों, इससे पहले हमने दो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए थे। 26 जून का कर लिया था, 25 का कर लिया था और 24 जून का है। आओ शुरू करते हैं। जब शिक्षकों की ओर से कम संसाधनों और प्रयासों को नियोजित करके छात्रों के अधिगम परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है और स्व शिक्षण के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति शिक्षक को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करेगी? तो दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लें आप। जब शिक्षकों की ओर से क्या किया जाता है? कम संसाधन और प्रयास को नियोजित करके छात्रों के जो अधिगम परिणाम हैं उनको निश्चित किया जाता है और खुद के शिक्षण के लिए अधिक पहल स्पष्ट होती है। तो कौन सी अभिव्यक्ति हम शिक्षक के लिए करेंगे? तो दोस्तों, शिक्षक प्रभावी होता है। सफल है लेकिन प्रभावी ज़्यादा करेक्ट होगा, बुद्धिमान तो है गई। तो सबसे उपयुक्त उत्तर दोस्तों शिक्षक प्रभावी है। एक परिकल्पना, कोई परिकल्पना होती है वो धारणात्मक रूप से होनी चाहिए। तो दोस्तों, परिकल्पना सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, जटिल तो होगी नहीं, बिल्कुल कठिन भी नहीं होगी, जटिल, सरल, स्पष्ट और मिश्रित। अगला है, एक कक्षा में सहकर्मी समूह संवाद मदद करता है अवधारणा को समझने में। दोस्तों, कोई कक्षा होती है उसके अंदर जो सहकर्मी समूह संवाद होता है वो किस में मदद करेगा? अवधारणा को समझने में करेगा, गलतफहमी के एहसास में, सौहार्द स्थापित करने में। हमें तो पढ़ाई करनी है, कौन सा सौहार्द स्थापित करना, पूछताछ करनी नहीं है। तो दोस्तों, सहकर्मियों के साथ ग्रुप में जो संवाद होता है वो कंसेप्ट क्लियर करने में, अवधारणा समझने में प्रयुक्त होता है। अगला है, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार और सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों, प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्नावली है पहला, अवलोकन है, साक्षात्कार है और सामूहिक प्रश्नावली। ये कई सारे हैं। ये किसके उदाहरण हैं? दोस्तों, ये प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। कौन कौन से प्राथमिक स्रोत के उदाहरण? प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार और सामूहिक प्रश्नावली। ध्यान रखना दोस्तों। अगला है, तनावपूर्ण जीवन शैली के परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक क्यों होता है के अध्ययन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों, व्याख्यात्मक अनुसंधान, मतलब व्याख्या करके अनुसंधान किया जा सकता है कि तनावपूर्ण जीवन शैली के परिणाम स्वरूप हमें हार्ट अटैक क्यों होता है। तो क्या आएगा दोस्तों इसमें? व्याख्यात्मक अनुसंधान आएगा। अगला है, एक शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। तो एक टीचर के लिए सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षार्थी की आवश्यकता का पता लगाने हेतु सुनना क्यों जरूरी है? टीचर की नेसेसरी किस हिसाब से है? शिक्षक की आवश्यकता का पता लगाने के लिए सुनना ज़रूरी है। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट की नीड का पता लगाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। टीचर को ज्ञान तो होता ही है, हंसना तो इतना कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। प्रगति के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन ये भी ज़रूरी नहीं है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे रह रहे। तो समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे? समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बालक शिक्षा में पीछे नहीं रहे। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा का पता होना चाहिए आपको कि कोई भी बालक शिक्षा में पीछे नहीं रहे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, ये समावेशी शिक्षा नहीं है। विकलांगों को मुख्य धारा में शामिल करना ये भी समावेशी नहीं है। और प्रत्येक बच्चे के समान अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करना ये भी समावेशी नहीं है। तो समावेशी में क्या आएगा? कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे नहीं रहे। अगला है,
अनुसंधान के दौरान अवलोकन करते समय यदि कोई पर्यवेक्षक किसी अन्य व्यक्ति को संवाद के अन्य पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर रेट करता है तो इसे निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे किस रूप में जाना जाएगा? इसे हेलो प्रभाव के रूप में जाना जाएगा। हेलो प्रभाव क्या है? हेलो प्रभाव से आशय है कि अनुसंधान के दौरान अवलोकन करते समय यदि कोई पर्यवेक्षक किसी अन्य व्यक्ति को संवाद के अन्य पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर रेट करता है तो हेलो प्रभाव हो गया। मतलब हम किसी को देखकर ट्रीट करें, इसे हेलो प्रभाव कहते हैं। एक अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण की तुलना किससे की जा सकती है? तो दोस्तों को रिसर्च में प्रॉब्लम है उसके सूत्रीकरण की तुलना एक इमारत की नींव रखने से की जा सकती है। तो दोस्तों एक अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण की तुलना किससे करेंगे? एक इमारत होती है उस इमारत के नींव रखने से तुलना करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना आपको। घर के दीवारों के निर्माण से, इमारत के दरवाज़ों की पॉलिश। तो दोस्तों सबसे प्रमुख होता अनुसंधान समस्या की सूत्रीकरण की तुलना वो इमारत की नींव दोस्तों हमेशा महत्वपूर्ण होती है। अगला है विचारात्मक अभ्यास का तात्पर्य किसके प्रयोग से है? तो विचारात्मक अभ्यास का तात्पर्य है मेटाकॉग्निशन से संबंधित है। तो दोस्तों विचारात्मक अभ्यास का तात्पर्य किससे है? तो विचारात्मक अभ्यास का तात्पर्य मेटाकॉग्निशन से संबंधित है। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। विचारात्मक अभ्यास मेटाकॉग्निशन। अब दोस्तों हमें ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो पहले दोस्तों हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। एक व्यापार सामान्यतः चरणों के स्पष्ट सेट से गुजरेगा जो उसके संगठनात्मक जीवन चक्र का निर्माण करेगा और इन चरणों में परिचय, प्रारंभिक विकास, निरंतर वृद्धि, परिपक्वता और गिरावट शामिल है। और पहला चरण क्या है? परिचय चरण है, एक स्टार्टअप चरण है जहां एक व्यापार ये निर्धारित करता है कि इसकी मुख्य ताकत और क्षमताएं क्या हैं और अपने उत्पाद या सेवाओं को बेचना शुरू करता है। और इस प्रारंभिक चरण में संस्थापक व्यापार की दैनिक प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू का हिस्सा होंगे और इस स्तर पर मुख्य लक्ष्य एक अच्छी शुरुआत करना है और बाज़ार में जगह बनाना है। उसके बाद आता है अगला चरण, प्रारंभिक विकास चरण है जिसका लक्ष्य बिक्री में वृद्धि और अधिक विकास करना है। और इस चरण में जो ध्यान होता है मूल उत्पाद या सेवा पर रहता है, लेकिन प्रयास यह रहता है कि संबंधित उत्पादों या सेवाओं में बाजार हिस्सेदारी और उद्यम बढ़ाया जाए। और इसका मुख्य लक्ष्य संस्थापक को अधिक प्रबंधक की भूमिका में स्थानांतरित करना है जिससे कि व्यवसाय के प्रबंधन और निर्माण में अधिक समय व्यतीत हो। और इस चरण में दस्तावेजों और नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी समय व्यवसाय को देख सके। उसके बाद अगला है तीसरा चरण, निरंतर वृद्धि चरण में इसके प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित संरचना और अधिक औपचारिक संबंधों की आवश्यकता होती है। और इस चरण में व्यवसाय की संसाधन आवश्यकताओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है और इसका ध्यान अपनी मुख्य शक्ति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से व्यापार के विकास पर केंद्रित हैं। और एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना और स्पष्ट प्रतिनिधिमंडल योजना इस चरण में महत्वपूर्ण है। परिपक्वता के चौथे चरण में एक व्यवसाय अक्सर धीमा हो जाता है क्योंकि नवीन ऊर्जा का स्तर कमज़ोर हो जाता है और औपचारिक संरचनाएं बाधा बन जाती हैं। गिरावट को रोकने के लिए बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अब सवाल है
पहला सवाल है, किसी व्यवसाय की संसाधन आवश्यकताओं को किस चरण में सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, कौन से चरण की बात कर रहे हैं? तो ये तीसरे चरण में होता है। तो ये तीसरे चरण में लिखा हुआ है दोस्तों। ये इस चरण में व्यवसाय की संसाधन आवश्यकताओं से सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता होती है। अगला है, संबंधित उत्पादों और सेवाओं में उद्यम का मतलब यह नहीं है कि एक व्यवसाय होगा तो किसमें नहीं है, तो मूल उत्पाद को नज़रअंदाज करना। तो दोस्तों, मूल उत्पाद को नज़रअंदाज करने से मतलब है सेवाओं में उद्यम का मतलब यह नहीं है कि व्यवसाय होगा। तो दोस्तों, मूल उत्पाद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी व्यवसाय का संस्थापक किस चरण में अधिक प्रबंधक की भूमिका में नहीं जाता है? तो दोस्तों, किस व्यवसाय का संस्थापक होता है जो किसी चरण में अधिक प्रबंधक की भूमिका में नहीं जाता है? तो कौन से व्यवसाय का संस्थापक होता है? कोई स्टार्टअप चरण होता है, शुरुआती चरण में तो मैनेजमेंट की भूमिका में नहीं जाता है स्टार्टअप में। अगला है, व्यवसाय धीमा हो सकता है यदि नवीन ऊर्जा का स्तर कमज़ोर हो। तो दोस्तों, नवीन ऊर्जा का स्तर अच्छा होना चाहिए। कोई व्यवसाय बाज़ार में कब अपनी जगह बनाएगा? दोस्तों, बाज़ार में कब कोई व्यवसाय अपनी जगह बनाएगा? तो परिचय पद पर। व्यवसाय बाज़ार में अपनी जगह कब बनाएगा? परिचय पर। जब उसका इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो व्यवसाय बाज़ार में अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद दोस्तों, संचार के सवाल हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक जनसंचार माध्यमों की विशेषता है? तो दोस्तों, आधुनिक जनसंचार माध्यम हैं, उनकी क्या विशेषता है? तो पूंजी गहन लगती है आधुनिक जनसंचार माध्यम में। श्रम ज्ञान नहीं होता है, स्थायित्व नहीं होता, विकासात्मक नहीं, तो पूंजी ज़्यादा लगती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार को एक अनिवार्य तरीके के रूप में दर्शाता है? तो दोस्तों, कौन सा है जो गैर मौखिक संचार को एक अनिवार्य तरीके के रूप में दर्शाता है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अनुसरण किया जाने वाला ड्रेस कोड। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ड्रेस कोड अनुसरण करें, जो वो क्या करता है, गैर मौखिक संचार को दर्शाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अतः व्यक्तिगत संचार का एक चरण है? तो दोस्तों, कौन सा एक अतः व्यक्तिगत संचार का चरण है? तो वो है ट्रांसेंडेंटल संचार। तो ट्रांसेंडेंटल संचार है वो अतः व्यक्तिगत संचार का एक चरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसेंडेंटल संचार किसका एक चरण है? तो ट्रांसेंडेंटल संचार है वो एक अतः व्यक्तिगत संचार का चरण है। अब दोस्तों, एक कथन दिया हुआ है और उसके बाद कारण दिया हुआ है। कथन है, कोई भी संगीतकार जापानी नहीं है और सभी नाई संगीतकार हैं और कोई नाई जापानी नहीं है। उपयुक्त सिलीजिज्म उद्धरण में मध्य शब्द को पहचानें। कर्ता पहले पक्ष में और विशेषण दूसरे पक्ष में है। इसने कैसे क्या बताया? कर्ता पहले पक्ष में है और विशेषण है दूसरे पक्ष में है। कोई भी संगीतकार जापानी नहीं है और सभी नाई संगीतकार हैं और कोई नाई जापानी नहीं है। तो जापानी बाहर आएगा। कोई भी संगीतकार जापान, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? कर्ता पहले पक्ष में आएगा और विशेषण दूसरे पक्ष में आएगा। अब दोस्तों, ये
अगला दिया हुआ है, देवदत्त मोटा हो रहा है, वह दिन में भोजन नहीं करता है और इसीलिए वह रात के दौरान खाना खा रहा होगा। अन्य चीज़ें समान होनी चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर ऊपर दिए गए उदाहरण में शामिल तर्क को पहचानें। तो दोस्तों ये अर्थ पट्टी है, ये अर्थ है जैसे देवदत्त मोटा हो रहा है, इसमें पहले दिया हुआ है दिन में भोजन नहीं करता है और वह रात के दौरान खाना खा रहा होगा, तो अर्थ पट्टी कहेंगे इसको। नीचे दिए गए तर्क पर विचार करें। ध्वनि स्थायी है क्योंकि ये जार के समान एक उत्पाद है। पहले दिया हुआ है कि तर्क पर विचार करना है। क्या विचार करना है तर्क पर? तर्क पर यह विचार करना है कि ध्वनि है वो स्थायी है क्योंकि ध्वनि जार के समान एक उत्पाद है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क में शामिल भ्रम को पहचानें। तो दोस्तों कौन सा भ्रम है? विरोधाभासी कारण का भ्रम। क्या भ्रम है? ध्वनि स्थायी है। ध्वनि स्थायी क्यों है? क्योंकि ये जार के समान एक उत्पाद है ध्वनि। तो ये तर्क दोस्तों कौन सा हुआ है? भारतीय तर्क के आधार पर उपयुक्त तर्क विरोधाभासी है। अब दोस्तों इसने कोट दिया हुआ है, रेड को 6720 के रूप में कोटित किया है। तो ग्रीन को हम किस प्रकार करेंगे? तो सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों इसका। इसने क्या करा है? रेड के अंदर R 18वें नंबर पे है, आप अल्फ़ाबेट में करें। R 18 में है तो 2 जोड़ दिया 20 कर दिया उसने, और E 5 पे है तो 2 जोड़ दिया 7 हो गया फिर, और D में भी 2 जोड़ दिया 6 हो गया। तो इस प्रकार इसने कैसे करा इसने? सो रेड इज़ रिटन एज 6720। तो रेड को इसने लिखा है, पहले D लिखा है, फिर E लिखा, फिर R लिखा है, 6720। इट मीन्स D इज़ वैल्यू रिटन फर्स्ट 6 है, D की वैल्यू 6 है और E की 7 है और R की है 20 है। लिंक दिस ओनली। और अगला दोस्तों ग्रीन के अंदर तो क्या आएगा? R और E ही एक जैसा आएगा, G और N तो हमें निकालना पड़ेगा। लिंक दिस ओनली G कौन से नंबर पे है? तो G दोस्तों 7वें नंबर पे है G। तो G को भी इसने 2 जोड़ दिया तो 9 कर देंगे G का। R में 20 है ही, 18 + 2, E में 7, E में दूसरे में 7, N में कितने? N 14 नंबर पे है तो 2 जोड़ दिया 16 हो गया। तो ग्रीन को किस प्रकार करेंगे? तो ग्रीन के अंदर सबसे पहले N लेंगे दोस्तों। N में 16 आएगा, फिर 7 आएगा E में, फिर 20 आएगा R में और 9 आएगा G में। दोस्तों कितना लेंथी सवाल आ गए आजकल। अगला दोस्तों अनुगमात्मक तर्क प्राप्त होते हैं। तो जो हमें अनुगमात्मक तर्क होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों अनुगमात्मक तर्क विशेष से लेकर सार्वभौमिक के बीच हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुगमात्मक जो तर्क होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों अनुगमात्मक तर्क विशेष से लेकर स्पेशल से यूनिवर्सल सार्वभौमिक होते हैं। तो आप ध्यान रखें, विशेष पहले आएगा फिर सार्वभौमिक आएगा। अगला है दोस्तों संचार की अर्थ संबंधी बाधा को निहित किया जाता है। संचार की जो अर्थ संबंधी बाधा कब निहित किया जाता है? जब रिसीवर संदेश का अर्थ नहीं समझता है, जो प्राप्त करने वाला संदेश का अर्थ नहीं समझता है, जो अर्थ संबंधी बाधा आ गई फिर ये ध्यान रखना दोस्तों। रिसीवर का ध्यान हटा दिया, ये जरूरी नहीं है। स्रोत द्वारा प्रेषित
अगला है दोस्तों, एक व्यापारी 3 किस्मों के रिफाइंड तेल हैं उसको मिश्रित करेगा दोस्तों 2:3:4 में मिक्स कर दिया, जिनका लागत मूल्य क्रमशः 100 रुपये, 40 रुपये और 60 रुपये तीनों तेलों का है, और मिश्रण को 66 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, और मिश्रण को बेचेगा 66 रुपये 1 लीटर के, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप पहले इनको अनुपातों को जोड़ लें, 2, 3 और 4, 3, 2, 5, 4, 9, तो 9 अनुपात में इनको मिक्स किया है तीनों को, 9, और फिर इनके जो लागत मूल्य है 200 रुपये हैं, लागत मूल्य कितना हो गया 200 रुपये। फिर 200 में हम 3 का भाग देंगे, प्रति लीटर कितना होगा, लगभग 66 रुपये में बचेगा। पूरा सॉल्व करते हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसने पहले देखो इसने किस प्रकार किया है, 100 को 2 से गुणा किया है, जैसे प्रत्येक का 100 है, 100 का 200 हो गया। 40 को 4 से गुणा किया है, मतलब ये अनुपात 100 वाला अनुपात 2 से है, 200, 40 का 4 से है 160, और 60 का 3 से है 180 कर दिया। सबको आपस में अनुपात जोड़ दिए और सबकी वैल्यू जोड़ दी है। 200, 160, 80 कितना हो गया, 540 हो गया। फिर 540 के अंदर इसने ऐसे करा है कि इनका 9 का भाग दिया इसने, 9 छंग 54, 60 आ गया। अब 60 रुपये में दोस्तों इसके पड़ा है और 66 में बेच दिया इसने, तो 6 रुपये का फ़ायदा हुआ। 6 रुपये 60 पे कितना होगा, 10%, 100 प्रॉफिट 66 माइनस 60 बटे 60, 6/60 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 10 पीछे बचेगा। तो दोस्तों सॉल्व इस प्रकार होगा, आपको जो रुपए हैं उनको मिश्रण से गुणा करना, 100 को 2 से करना है, 3 को 40 से करना और 4 को 60 से करना है। ये बस ध्यान रखना आप, इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइए, बाकी तो सही है, कोई दिक्कत ना है। अगला दोस्तों 5 दोस्त हैं, उसमें विनीत है, मोनिका से लंबा है लेकिन राम जितना लंबा नहीं है, जैकब दिलीप से लंबा है लेकिन मोनिका से छोटा है, इस समूह में कौन सबसे लंबा है। तो दोस्तों थोड़ा नीचे चलते हैं, इसमें 5 दोस्त हैं, इसमें कह रहा है विनीत मोनिका से लंबा है। तो दोस्तों इसने विनीत है ऊपर आएगा, मोनिका नीचे आ गया, विनीत मोनिका से लंबा है, ठीक है, लेकिन राम जितना लंबा नहीं है। तो विनीत मतलब राम से छोटा है, तो राम ऊपर आएगा। और जैकब है दिलीप से लंबा है लेकिन मोनिका से छोटा है, तो दोस्तों जो जैकब आएगा दिलीप से तो लंबा है, जैकब ऊपर आएगा, लेकिन मोनिका तो मोनिका से छोटा और दिलीप से बड़ा। तो इस समय में कौन सबसे लंबा है, तो राम सबसे लंबा है। इसी तरह राम, फिर विनीत, मोनिका, जैकब और दिलीप, राम सबसे लंबा और दिलीप सबसे छोटा। अब दोस्तों ये हमारा अभिकथन और कारण दिया हुआ है, और संचार गैर प्रतिभागियों के बीच भी एक साझा प्रतीकात्मक वातावरण, एक सामाजिक संबंध की परिकल्पना करता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन क्या करता है, तो कम्युनिकेशन गैर प्रतिभागी नहीं, प्रतिभागियों के बीच एक साझा प्रतीकात्मक वातावरण और सामाजिक संबंध की परिकल्पना करता है। तो दोस्तों ये कोटेशन गलत है, और
ये सामाजिक संपर्क की ओर जाता है दोस्तों। कम्युनिकेशन सामाजिक संपर्क की ओर जाता है जो अन्य कारकों के संयोजन में समुदाय की भावना में योगदान देता है। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि जो संचार होता है वो क्या करेगा, सामाजिक संपर्क की ओर जाएगा और जो अन्य कारकों के संयोजन में समुदाय की भावना में योगदान देगा। दोस्तों ये सही है, ये गलत है, आर सही है। अब दोस्तों इसने बताया है कि एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गांव से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगा और आते समय 5 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लग जाता है आने जाने में, तो गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो दोस्तों हमें इस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि वो जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में चल गया वो 20 किलोमीटर, ठीक है। और आते समय चला 5 किलोमीटर, तो मतलब 25 घंटे की 2500 के टोटल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 20 होगा। आप इनको ऑप्शन से कर लिए दोस्तों, ऑप्शन से ज़रूर समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस बटे स्पीड, तो टाइम बचेगा। तो आप एक्स से करें ना, एक्स से करेंगे तो हो जाएगा x बटे 20 कर लो। जाने का समय आने का x + 5, फिर इनको बराबर 5 है, ठीक है। सो टेक 20 का लेस से पे लो, x × 4 5 × 20 हो गया दोस्तों। 100 हो गया 5 × 20, x यहाँ आ गया 5x हो गया, तो x बराबर 20 किलोमीटर। तो ये दोस्तों इसी तरह सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व होगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लें दोस्तों, क्योंकि हमें x बटे 20, x बटे 5 और 5 घंटे हैं, तो ये बराबर 5 हो गया। तो इसलिए हमने 20 लेस से पे ले लिया 5 और 20 का, ठीक है। फिर x × 4x, जो 4x होगा दोस्तों। 5 × 20, ये 5, 20 इधर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों हो गया। अब दोस्तों ये सवाल है, यदि 0.75 × 0.02 y, तो x - y बटे y बटे + x का मान क्या है? तो दोस्तों इसने सॉल्व किया है, 0.75 को बराबर किया है 0.02 y से। इट मीन्स x बराबर 0.02 हो जाएगा एंड y बराबर 0.75। फिर हमें y - x और y + x को इस तरह रखना है। फिर 0.75 × 0.02, एक बार माइनस में रख दो, एक बार प्लस में रख दो। फिर दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे हम, ये माइनस करेंगे जी, तो -73 बचेगा, इसमें जोड़ेगा तो 77 हो जाएगा। 73 बटे 77, तो ये सही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। 75 में 2 गए 73, 77। अब इसने दोस्तों 5 संख्याओं का औसत बताया है, -20 बताया और 3 संख्याओं का योग बताया है, 32 बताया, तीनों का योग बताया। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 5 संख्याओं का औसत बचा 20, तो 5 का कितना हो गया? 100 हो गया। 5 का ऐड करें तो, और 3 का हो गया 32 हो गया। तो पिछले 2 का कितना बचेगा? 100 में से 32 निकाल दो,
सॉरी माइनस में दोस्तों, इसलिए आप वैसे ना करें दोस्तों, माइनस में रह गया। इतने जुड़ेगा दोस्तों, 132 आ गया, 132। पिछले दोनों बाद में दोनों संख्या माइनस 132 बची है, तो माइनस 132 में 2 का भाग देंगे तो 60 आएगा। तो दोस्तों ये सॉल्व करके बताया इसने, -100 बटे -32 बराबर 132, और एवरेज हुआ फिर 66। अब दोस्तों इसने हमें एक समय सारणी दी है, ये इस तरह दी हुई है दोस्तों एक समय सारणी। निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और वर्ष 2011 से 2018 के दौरान एक कंपनी द्वारा उर्वरक के उत्पादन, जो उर्वरक का उत्पादन कितना है 1000 टन को दर्शाती है, और सारणी में समाहित जानकारी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें उसके उत्तर देने हैं। वर्ष दिया हुआ दोस्तों 2011, 12, 13, इस प्रकार 2018 तक दिया हुआ है। और उर्वरकों का उत्पादन जो टन में है दोस्तों 35, 50, 70, 90 ऐसे हैं। तो ये कह रहा 2011 की तुलना में 2018 में उर्वरकों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों प्रतिशत वृद्धि बता रहा है कितनी हुई है। दो 2011 से 18 में, तो 11 में दोस्तों 35 टन था, और 2018 में कितनी हो गई 90 टन। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 157% कैसे आएगा वो देखते हैं। तो 90 - 35, 90 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, पीछे 55 बचेगा। तो 55 ऊपर आएगा दोस्तों, ठीक है, इसको माइनस कर लिया, 55 आ गया, और फिर 35 आएगा, पहले बड़ा आएगा दोस्तों, इसको 100 से गुणा करो तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 7 पंजे 35, 11 पंजे 55। तो ये 700 बटे सॉरी दोस्तों 1100 बटे 7 कर लो, 7 एकम 7, 4 बनेगा, 7 पंजे 35, 5 50, 7 और 7 49, तो 157 पॉइंट कुछ आएगा, 157 सही है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये परसेंटेज इस तरह निकालने हैं। पहले इनका अंतर है, अंतर ऊपर आएगा दोस्तों 55 हो गया, फिर नीचे आएगा जो सबसे पहले का वर्ष है वो आएगा 35 × 100 करना है। फिर अगला है, ये कह रहा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक है। ये कह रहा है किस ये कितने वर्षों के अंदर उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के एवरेज उत्पादन से अधिक है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष हैं। तो आप ऐसे करें तो सबको टोटल कर लें, सबको टोटल करेंगे तो कितना होगा, फिर एवरेज निकाल लो। 35, 50 कितना होगा 85, 85 और 70, 8, 7, 15, 155, 155 और 55, 210, 210 और 75, 285, 285 और 60, 345, 345 और 85, 430, 430 और 90, 520। तो दोस्तों 520 है, 520 में से 8 का भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा इसका। 8 संख्या टोटल है, 8 संग 48, 4
8 पंजे 40। तो दोस्तों 65 टन हुआ है एवरेज उत्पादन। तो कितने सालों में 65 टन से अधिक है? तो 1 2013, 2 3 4, 4 बार कम है और 4 बार अधिक। तो इस तरह हो गया, 65 हो गया, इसने करा है। अगला है दोस्तों 2012 और 2013 का एवरेज उत्पादन वर्षों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े के एवरेज उत्पादन के ठीक बराबर है? तो ये ठीक बराबर कह रहे हैं, किस किस में बराबर हैं? 2012 और 13 का एवरेज उत्पादन 11 और 13, 70 और 35 कितना होगा? 105। इसने सॉल्व किया है द एवरेज प्रोडक्शन 2012 एंड 13। फिर इसने एक मिनट दोस्तों, इसने गलत, सॉरी 12 और 13 को रहा है। 12 में 50 और 70 तो 60 आ जाएगा। 2012-13 में 60 आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि इनके बराबर 60 का एवरेज किस्म होगा, 35 और 85 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ। 2012, 2011 और 17 आ जाएगा। 85, 90, 120 सही है दोस्तों। बहुत ही बारीकी से सवाल करने की काफ़ी बार गलत कर देते हैं। अगला है किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? सबसे ज़्यादा उत्पादन वृद्धि किस वर्ष हुई? तो दोस्तों प्रत्येक का परसेंटेज निकालो आप। तो प्रत्येक का परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? पहले अंतर होगा, फिर आगे वाला। तो दोनों में अंतर कितना है? 15, 2012 में 15 बट्टे 35 इंटू 100, 3, 7, 1, 30, 7 चौक 14। तो कुछ 42% कुछ है। तो देख लिया आपने, 42% कुछ है। फिर बाद में उसी तरह आप 2013 का निकाल लो। पहले अंतर कर लो 20, फिर पहले वाले कर लो 50, 40%। फिर इसी तरह आप प्रत्येक वर्ष का करेंगे दोस्तों, आ जाएगा। 2013 में कैसे करा है? 2013 के लिए 20 बटे 50 इंटू 100 सही है। तो इसी तरह दोस्तों सबसे ज़्यादा परसेंटेज 2012 का है, तो 12 सही होगा, 42 है, बाकी इसमें सब में कम है। और अगला है दोस्तों 2013 से 2014 में उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी आई है? तो 2013 से 14 में कम हुआ है, तो कितनी कमी कह रहे हैं? तो कमी आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कमी के लिए आप पहले अंतर कर लो इसका, 15, 70 इंटू 100, 1 ज़रा चला गया, 7 दूनी 14, कुछ बच जाएगा दोस्तों, 2 दाई 20, 21% कुछ हो रहा है दोस्तों। इसी ने इस तरह करा है, 15 बट्टे 70 इंटू 100, 21.24 है। तो करेक्ट कर लें इनको। अब दोस्तों इसने बताया है कि कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में क्या होता था। ये आप कल भी हमारा आया था एक प्रश्न इसका। पहली पीढ़ी में दोस्तों क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब आई थी पहली पीढ़ी के अंदर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर ट्रांजिस्टर आया था, ये भी कल हमने सॉल्व किया था। और फिर जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे उसमें क्या आया था? इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, सी में 4। पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर दूसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर आया था इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिर चौथी के अंदर आया सबसे लास्ट के अंदर VSL
VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। ये दोस्तों अभी नए कंप्यूटर चल रहे हैं नए वाले, उसके अंदर है VLSI और माइक्रो प्रोसेसर इनमें होता है। इससे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। तो इसने पूरा बताया बायोडाटा क्या क्या आया है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड VLSI माइक्रो प्रोसेसर विच वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 एंड फॉर्मली इन दी 1981, यानी पहली बार 1971 में यूज हुए थे चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर, और औपचारिक रूप से 1981 में। ये भी आप समझ गए होंगे। और उसके बाद जो पहली बार कंप्यूटर आए थे 1940 और 50 के अंदर आए थे, बड़े साइज़ के होते थे दोस्तों, उसमें वैक्यूम ट्यूब लगती थी। देन केम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वैक्यूम ट्यूब आया था 40-50 में। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के अंदर 1956 से 63 के बीच आए थे। फिर ट्रांजिस्टर यूज होता था 56 से 63 के बीच, ये इनसे थोड़े लाइटर थे। फिर 1964 से 71 के बीच आए तीसरी पीढ़ी के। फिर इंटीग्रेटेड चिप का यूज करते थे 64 से 71। तो एक बार का टाइम याद, पहला 40 से 50, दूसरा 56 से 63, फिर तीसरा 64 से 71, फिर 71 में। अगला कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य एग्जीक्यूटेबल कोड या डॉक्यूमेंट में इसकी कॉपियों को इंसर्ट करने पर स्वयं विस्तारित होता है। तो दोस्तों कौन होता है स्वयं विस्तारित? वायरस होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या करता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे एग्जीक्यूटेबल कोड या डॉक्यूमेंट में इसकी कॉपियाँ इंसर्ट करेगा, यानी इनको ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों वो खुद विस्तारित होता है। ये वायरस की खासियत होती है दोस्तों। ये कह रहा है कि ये वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड रिप्लिकेट्स itself by modifying other computer programs and inserting its own code. When this replications succeed, the affected areas are then said to be infected with a computer virus. To protect the systems from such virus, various antivirus। तो दोस्तों ये कौन सा होता है? कंप्यूटर वायरस ही है। अगला है दोस्तों सैनकाल्प का इसका विस्तृत रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। एक बार फिर से देख लें, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज, देखो स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज, बाद में अवेयरनेस आएगा, क्योंकि दोस्तों नॉलेज के से शुरू होता है। नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, आप ध्यान रखें दोस्तों इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ब्राउज़र कौन सा नहीं है दोस्तों? याहू ब्राउज़र नहीं, एक वेबसाइट है याहू। गूगल क्रोम तो ब्राउज़र है, और मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी ब्राउज़र है। इनसे आप सर्च करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। याहू एक वेबसाइट है। ए वेब ब्राउज़र इज एन इंटरफेस और ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू नेविगेट थ्रू वेरियस साइट्स वी विश टू विजिट। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर आर फ्यू examples of it. Yahoo on the other hand is an email application है which is used to send and receive email using various internet protocols। ठीक है। अगला है कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों समुद्री प्रदूषण सबसे ज़्यादा कृषि अपशिष्ट से होता है। तेल फैलने से नहीं होगा, आप गलती से तेल फैलना ना कर दें। औद्योगिक अपशिष्ट भी नहीं होगा, सीवरेज भी नहीं होगा।
समुद्री प्रदूषक का मेन स्रोत है कृषि अपशिष्ट। ठीक है, कृषि से सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कृषि है। और सेकंड नंबर है दोस्तों ऑयल का है। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का क्या अर्थ है? ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन, R यानी रेड, G ग्रीन, B ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, इसका मतलब होता है RGB, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का उपशीर्षक राष्ट्रीय शिक्षा विकास है? तो ये किस रिपोर्ट का शीर्षक था? राष्ट्रीय शिक्षा विकास। कोठारी आयोग, जो 1966 ईस्वी में गठित हुआ था और 68 में अपनी 64 में गठित हुआ, 66 में रिपोर्ट दी इन्होंने, कोठारी आयोग ने। ध्यान रखना आपको, 64 से 66। अगला है, एक टेगाबाइट मेमोरी यानी TB किसके बराबर होती है? तो एक TB होता दोस्तों 1024 × 1024 × 1024 KB। तो TB सबसे पहले क्या आएगा? KB आएगा, फिर MB आएगा। हम कितने MB तो हम देखते रहते हैं, मोबाइल आते हैं 64 MB। उसके बाद GB के फ़ोन आ गए अब तो, 64 GB, 128 GB, KB, MB, GB, फिर TB टेराबाइट। तो इसको 3 बार गुणा कर लो आप। एक, 2, 3। ठीक है। अगला है, परमाफ्रॉस्ट किस बायोम को परिभाषित करता है? तो दोस्तों परमाफ्रॉस्ट है, टुंड्रा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उनको परमाफ्रॉस्ट परिभाषित करते हैं। टुंड्रा रीजन आर दी रीजन ऑन द अर्थ दैट रिमेन फ्रोजन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। परमा मीन्स परमानेंटली, एंड परमा का मतलब परमानेंटली और फ्रॉस्ट का मतलब है फ्रोजन, यानी जो परमानेंटली जमा हुआ क्षेत्र है उन्हें परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। सच रीजन्स आर बियॉन्ड टेम्परेट जोन्स आर फ्रोजन ऑल ऑफ। अब है दोस्तों 2022 तक पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने का भारत सरकार का जो लक्ष्य निर्धारित है वो कितना है? 60 गीगावाट का है। 2022 तक भारत सरकार चाहती है कि वो पवन ऊर्जा से 60 GB बना ले। इंडिया हैज़ टारगेट ऑफ हैविंग 175 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ मार्च 2020। भारत की सोच है कि 175 गीगाबाइट तक वो विद्युत उत्पन्न कर लें नवीनीकरणीय ऊर्जा, उसमें से 60 गीगाबाइट पवन ऊर्जा होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा है, भारत चाहता है कि 100 GB होए सोलर एनर्जी चाहता है 100 गीगाबाइट, और उसके बाद चाहता है 60 गीगाबाइट चाहता है हमारी पवन ऊर्जा। और उसके बाद स्मॉल हाइडल और बायोमास प्लांट वाले ये 15 GB उसमें से आएंगे। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, 60 GB पवन ऊर्जा की है और 100 GB है सौर ऊर्जा की। सदाबहार वन मौजूद रहते हैं ताज़े पानी की प्रणाली में, समशीतोष्ण क्षेत्र में, अर्धशुष्क क्षेत्र में। तो सदाबहार वन दोस्तों खारे क्षेत्र में रहेंगे। मैंग्रोव, देखो मैंग्रोव की इन्होंने किस तरह ट्रांसलेट किया है, सदाबहार बोला हिंदी के अंदर। मैंग्रोव वन खारे पानी में होते हैं। मैंग्रोव आर फीचर्स ऑफ ए सैलिन इकोसिस्टम, यानी गर्म
जलवायु में रहते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ एज द वाटर देयर इज ए मिक्स फ्रेश वाटर एंड द सैलाइन सी वाटर, दोनों मिक्स होता है, मीठा पानी और खारा पानी। दीज आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कहेंगे इनको। अगला है दोस्तों, किस वर्ष आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो सबसे पहले 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और हम कोलकाता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 जगह आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। मॉडर्न यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1857. इट वाज रिजल्ट ऑफ द मेजर एक्ट विच कैम, तो 1854 ईस्वी में एक्ट आया था वुड डिस्पैच के नेतृत्व में, उसका परिणाम है कॉल्ड एज वुड डिस्पैच। इट वाज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। जो वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी इसी वुड डिस्पैच से हुई थी। इट फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ द masses and not just a few of downward filter theory to work. The modern universities of Kolkata, Madras and Mumbai came into existence in the 1857. अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो सतत विकास की अवधारणा की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें जिससे कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो। सतत विकास के लिए सबसे अच्छा कोटेशन यही है कि जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन मिले उनका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहेगा वो। अगला दोस्तों, यूट्रोपिक पानी में रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या है? यूट्रोपिक पानी में रासायनिक ऑक्सीजन की मांग अधिक होती है, ठीक है। The chemical oxygen demand or the biological oxygen demand of any water body is an indicative measures of the amount of oxygen that can be consumed by reactions in a measured solution. It is commonly expressed in terms of mass of oxygen consumed over volume of solution, which is SI units is milligrams per liter. More the COD of water body is higher, उच्च वाटर ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। इज द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड हायर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, उच्च प्रदूषण। अब अंतिम सवाल है दोस्तों, भारत की उच्च शिक्षा को किस काल में बाधित किया गया? तो दोस्तों मुगल काल में जो भारत की उच्च शिक्षा है उसको बाधित किया गया था, मुसलमान शासक थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसमें क्या था, तो मुगल काल के अंदर हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एज बैक इन मौर्य काल। मौर्य काल के अंदर उच्च शिक्षा काल आया था। द यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा वर क्रेडल ऑफ ग्रेट एजुकेशन एंड पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम। ये दोस्तों विश्वविद्यालय थे मौर्य काल में। और बुद्ध काल भी अच्छा था। फिर क्या हुआ, जो मुगल काल के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालय तोड़े गए और काफ़ी शिक्षा में नुकसान हुआ, उच्च शिक्षा में। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न पत्र है 24 जून 2019 का ये पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।